नमस्ते दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के थर्ड लेक्चर में छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन और पुराण कालीन अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल और रामायण काल के संबंध में अध्ययन किया था। जो रामायण काल है वो महाकाव्य काल के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत ही महाभारत भी आते हैं। तो महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत काल ही आते हैं। तो महाभारत काल के संबंध में अध्ययन करते हैं। जो महाभारत है उसके रचयिता है महर्षि वेद व्यास, और इसका जो प्राचीन नाम है महाभारत का उसको कहते हैं जय संहिता। अब छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख है महाभारत में वो प्राग कौशल और कौशल के नाम से हुआ है। प्राग कौशल सहदेव द्वारा जीता गया क्षेत्र जो महाभारत में बताया गया है वो प्राग कौशल को बताया गया है। चूँकि उन्होंने इसी क्षेत्र को जीता था, अतः जो आइडेंटिफाई होता है जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र महाभारत में वो प्राग कौशल के रूप में होता है। जो कर्ण द्वारा जो जीता गया जो क्षेत्र था, कर्ण ने जो विजय यात्रा निकाली थी वो इसी क्षेत्र से संबंधित थी। उसके संबंध में कौशल जनपद का उल्लेख है। और जो कौशल राज्य है, राजा नल बताते हैं कि दक्षिण भारत जाने के लिए विंध्य पर्वत के नीचे आपको कौशल क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने इस क्षेत्र को कौशल राज्य कहा है। और शिशुपाल के संबंध में भी इस क्षेत्र को कौशल ही कहा गया है। महाभारत कालीन नाम देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी भाग था बस्तर संभाग को छोड़कर इस क्षेत्र को कौशल और प्राग कौशल कहा जाता था, और बस्तर को कांतार और महाकांतर के नाम से जाना जाता था। जो सिरपुर है वो चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। रतनपुर, हीरापुर और मणिपुर के नाम से, आरंग भांडेर के नाम से, खल्लारी खल्लवाटिका के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों से मिले हैं। तो पहला है कपाड़द्वार सरगुजा, रतनपुर बिलासपुर, गुंजी ऋषभ तीर्थ इसको बोलते हैं, ये है आपका जांजगीर चांपा में, खल्लवाटिका आपका महासमुंद, और जो आरंग है आपका वो है रायपुर में। देखिए, कपाट द्वार है वो सरगुजा में है, यहाँ महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं। जो रतनपुर है वो राजा ताम्रध्वज की राजधानी थी, और जो आरंग है वो राजा मोरध्वज की राजधानी थी। कई विद्वान इन दोनों को भाइयों के रूप में निरूपित करते हैं, लेकिन महाभारत में इन दोनों को पिता और पुत्र के रूप में निरूपित किया गया है। जो मोरध्वज थे वो पिता थे जिनकी राजधानी आरंग थी, और पुत्र ताम्रध्वज जिनकी राजधानी रतनपुर थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो राजा मोरध्वज थे वो बहुत ही दानी थे, जिसकी परीक्षा भगवान द्वारा ली गई। वो सिंह के साथ आते हैं और राजा मोरध्वज से उनके पुत्र के सिर को भोजन के रूप में मांग करते हैं सिंह के लिए। तो वो अपने वचन निभाने के लिए आरे से अपने पुत्र का सिर काट देते हैं, और इसी कारण आरे से अंग काटने के कारण इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ता है। आगे है आपका खल्लारी महासमुंद। खल्लारी महासमुंद का जो साक्ष्य मिला है वो पांडवों के अज्ञातवास के दौरान व्यतीत किए गए समय के रूप में मिला है। देखिए, लाक्षागृह है। लाक्षागृह ऐसा गृह होता है आपका जो लकड़ी से बनाया गया होता है। उसमें कौरवों द्वारा पांडवों को मारने की कोशिश की जाती है। कैसे? उस लकड़ी के घर में उनको जलाकर भस्म करने की कोशिश की जाती है इसी लाक्षागृह में। तो इसके अवशेष मिले हैं आपके खल्लारी में, जिसका प्राचीन नाम खल्लवाटिका है। भीम खोह, जो भीम के पद चिन्ह हैं वो भी आपके खल्लारी में मिले हैं। खोह का अर्थ होता है पद चिन्ह, यानी पाँव के निशान। आगे है आपका जो गुंजी नामक स्थान है, जिसको ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जांजगीर चांपा में स्थित है, और शक्ति तहसील में इसको दमाउदरहा के नाम से भी जाना जाता है। जो ऋषभ तीर्थ का वर्णन है वो महाभारत के वन पर्व में और श्री महाभागवत के 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में इसका वर्णन है। ये जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पहाड़ों के बीच स्थित जल का एक गहरा कुंड है। यहाँ आगे हम चलें तो इस पहाड़ में एक प्रस्तर शिलालेख मिला है ना, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक ऋषभ तीर्थ है। इसमें उल्लिखित है कि यह जो क्षेत्र है वो ऋषभ तीर्थ है। देखिए, जो भगवान ऋषभ
देव थे उनकी जो प्राचीन प्रतिमा है वो यहाँ स्थित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान ऋषभ देव यहाँ निवास करते थे, जिसके कारण ये ऋषभ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो सिरपुर है वो भी महाभारत कालीन स्थल है। अर्जुन और चित्रांगदा दोनों के जो पुत्र हुए वो हुए बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन जो एक छेदी राजा कहलाते हैं, छेदी वंशीय राजा, उनकी राजधानी थी सिरपुर। सिरपुर यानी चित्रांगनपुर, इनकी राजधानी चित्रांगनपुर होने का प्रमाण मिला है। जो भीम तालाब है, जो भीम के नाम पर इनका नामकरण हुआ है, वो है आपका जांजगीर चांपा में। तो इतने साक्ष्य थे। अब हम देखते हैं पुराणों में। तो पुराणों में इस क्षेत्र का पर्वत और नदियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा वर्णित नदी पुराणों में वो कौन सी है? वो है आपकी महानदी। महानदी सबसे ज़्यादा पुराणों में वर्णित हुई है। दो नाम से मिली है, यह नीलोत्पला और चित्रोत्पला के रूप में। नीलोत्पला जो वर्णन है वो वायु पुराण में है, और जो चित्रोत्पला है वो ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोत्पला नाम मिलता है। जो मान नदी है वो मंदवाहिनी के नाम से मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन मिलता है। जो नर्मदा नदी है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जो बहती अमरकंटक से निकलती है, वो रेवा नदी के नाम से उल्लेखित है। जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, जो पौराणिक शासक माने जाते हैं, तो इस क्षेत्र में शासन करने का उल्लेख हुआ है। जो मनु थे, वैश्वानस मनु, उनके जो पौत्र थे विंतास्व, है ना, और विंतास्व के पिता थे सुद्युमन। तो जो विंतास्व का यह क्षेत्र माना जाता है, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है। इसके पहले मैंने उत्तर वैदिक काल के बारे में भी बताया था कि आर्यों का प्रसार गंगा यमुना द्वार में विस्तार हुआ था, और जैसे स्मृति ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराण में भी इनका उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं जो कौशितकी उपनिषद हैं, कौशितकी उपनिषद हैं, तो उसमें इस क्षेत्र का उल्लेख है ना। और आपका है जो कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का नामोल्लेख है, और परवर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख जो है वो रेवा के रूप में मिलता है। यानी महाकाव्यों में इस क्षेत्र का पर्याप्त वर्णन मिलता है। अब हम चलते हैं आगे। कुछ MCQs हैं जो तीनों टॉपिक से रिलेटेड हैं। पहला है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ मिलते हैं? तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे फर्स्ट वीडियो में। सिंघनपुर, रायगढ़ इसका आंसर है। देखिए, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से आप देख लेना, पाषाण युग से तो मिलते हैं, लेकिन पाषाण युग में कौन से युग से संबंधित है वो आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। अब उसी प्रकार आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। धनपुर, जिला बिलासपुर। तो ये चारों को आपको उन चारों कालों में जमाना है जो पाषाण काल को बांटा गया है। ठीक है, तो पांचवें का जो आंसर है आपका C है ना। ये आप मेरा वीडियो देखना फर्स्ट वाला, उसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, है ना। आगे हम चलते हैं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को आप बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में इस क्षेत्र का कोई वर्णन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में भी है उसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है और नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ है ये उसमें नहीं दिया गया है। दशरथ की जो पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? तो ये भानुमंत। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो राम के दो पुत्र थे, एक लव और एक कुश। लव को उत्तर कौशल दिया गया था और कुश को दक्षिण कौशल का क्षेत्र दिया गया था। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो मैंने बताया कि ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है।
महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? तो आप बताइए। महाकांतार की जो पहचान है वो आपके बस्तर सिहावा के जंगली क्षेत्र से की जाती हैं। तो बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकांतार, एककांतार, भ्रमरकोट आदि नाम से जाना जाता था। इसमें हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। तो हम जानते हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कोसल और दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को हम कोसल और प्राक कोसल और बस्तर को महाकांतार के नाम से जानते थे, है ना। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव तो है, लेकिन ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ऋग्वेदिक कार्य उत्तर भारत तक ही सीमित थे। और उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी का जो उल्लेख मिलता है वो रेवा के रूप में मिलता है और विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने बताया कि इनमें से कोई नहीं। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से था? तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने महाभारत काल में बताया, तो ये आपका आरंग और रतनपुर। महाभारत कालीन शासक ताम्रध्वज की राजधानी कौन सी थी? तो ये आप देख लीजिए, रतनपुर। और मोरध्वज की राजधानी आपकी आरंग। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाभारत का। ऋषभ तीर्थ गुंजी का संबंध किस काल से है? तो मैंने बताया ये महाभारत काल में मैंने इसका अध्ययन करवाया है। कथन है कि महाभारत काल में सिरपुर का नाम चित्रांगनपुर था, सही फैक्ट है। और सिरपुर अर्जुन व चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी, ठीक है, तो ये भी सही है। चित्रांगनपुर उसकी राजधानी थी और चित्रांगनपुर जो है सिरपुर ही है। आगे हम चलते हैं, सिरपुर के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, पूरा प्राचीन काल से लेकर अब तक, ताकि एक आपका एरिया आपका कवर हो जाए जिसके बारे में आप जानते हो और यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, जो सिरपुर है वो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नगर है और इसकी सर्वप्रथम खुदाई 1953 में हुई। ये महानदी के तट पर बसा हुआ है और इसका प्राचीन नाम श्रीपुर, इसको समृद्ध की नगरी के नाम से जाना जाता था, और आपका चित्रांगनपुर जो महाभारत काल में जाना जाता था। ये अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी। महाजनपद काल में हम देखें तो अवदान शतक में एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख हुआ है कि महात्मा बुद्ध इस क्षेत्र में आए थे और अशोक द्वारा स्तूप बनाए जाने का उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। तो कहा जाता है, दूसरी बात, जो दार्शनिक नागार्जुन थे, जो गणितज्ञ भी थे, यहाँ के विद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त हुए थे ईसा की पहली शताब्दी में। ये राजधानी थी सरबपुरीय राजाओं की, सोमवंशीय राजाओं की, पांडुवंशीय राजाओं की। और एक बात यह है कि ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, जो 629-30 में भारत आया था, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित प्राप्तियां इकट्ठा करने के लिए आया था। तो उस दरमियान जब वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आया तो इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल था और राजा जो था वो महाशिवगुप्त था। वो 639 ईस्वी में इस क्षेत्र में आया था, जो इस क्षेत्र का भरपूर उल्लेख करता है। हम देखेंगे अलग अलग, जैसे सातवाहन काल है, आपका पांडु काल है, उसके बारे में उन्होंने उल्लेखित किया है, जो आगे अगर हम लेक्चर्स देखेंगे उसमें इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ एक लक्ष्मण मंदिर है जो 650 ईस्वी में बनाया गया था। माना जाता है कि महाशिवगुप्त जो कि पांडु वंश के राजा थे, उनकी जो माता थी वो थी महारानी वाष्टा। महारानी वाष्टा जो थी वो हर्षगुप्त की पत्नी थी। हर्षगुप्त जो थे वो महाशिवगुप्त के पिताजी थे। तो उनकी मृत्यु में कहना चाहिए उनके याद में उन्होंने ये लक्ष्मण मंदिर बनवाया था, जो ईंटों से बना एक प्राचीन मंदिर है ना, जो उन्होंने अधूरा बनवाया था, जिसको पूर्ण करवाया महाशिवगुप्त ने। यहाँ के गर्भगृह में शेषनाग है और लक्ष्मण की प्रस्तर प्रतिमा है, इसलिए इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है।
गंधेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार चिमनजी भोसला ने करवाया था। इम्पॉर्टेंट। यहाँ एक संग्रहालय भी है, राम मंदिर है और बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं। उसी प्रकार ये बौद्ध धर्म का भी एक केंद्र था एक समय में, इसलिए यहाँ आनंद प्रभु कुटीर विहार, स्वास्तिक विहार, तीवर देव बौद्ध ऐसे स्थान मिले हैं। तारा की एक अद्वितीय मूर्ति मिली है जो कि मल्हार से भी प्राप्त हुई है। यहाँ बौद्ध पूर्णिमा में सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है, प्लस ये 92वां पारा अभ्यारण्य का भी क्षेत्र आता है ना। अब हम अलग अलग लेक्चर्स में जब सिरपुर के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो पार्ट पार्ट में इसका अध्ययन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका महाभारत काल। अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करके बताइए, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।